वेलकम टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हमने मोरलिटी के बारे में देखा था, मोरल डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, उसके तहत हमने कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का मॉडल देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ जो है वो डिटरमाइन कैसी होती हैं, इनकलकेट कैसी होती हैं, या फिर वैल्यूज़ के इनकलकेशन में फैमिली का, सोसाइटी का, एजुकेशन का रोल क्या होता है, ये सब आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैल्यूज़ क्या होता है ना, एक प्रकार का ये बिलीफ सिस्टम होता है। क्या होता है ये? बिलीफ सिस्टम होता है जो किसी इंडिविजुअल द्वारा या किसी सोशल ग्रुप द्वारा होल्ड किया जाता है। ये एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम होता है जो किसी इंडिविजुअल द्वारा या सोशल ग्रुप द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होल्ड किया जाता है। मीन्स कोई इंडिविजुअल या कोई सोशल ग्रुप्स किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देती है, वही समझ लीजिए उसकी वैल्यू है ना। डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग्स, है ना। क्या होता है? डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को किस लेवल का, किस स्तर का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो समझिए उसके लिए वही वैल्यू है। यहाँ देखिए लिखा है कि व्हाट इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाई एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वही उसके लिए वैल्यूज़ हैं। ओके, वैल्यूज़ क्या करती हैं? वैल्यूज़ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट एक्शन आर बेस्ट टू डू। मीन्स वैल्यूज़ हमें किसी एक्शन को करने में, बेहतर तरीके से करने में हमारी हेल्प करती हैं। मीन्स हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे कैसे अच्छी तरीके से करें, उसमें ये हेल्प करती हैं। और वैल्यूज़ हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है जिसके लिए वायलेंस वैल्यू है और कोई दूसरा पर्सन है जिसके लिए नॉन वायलेंस वैल्यूज़ हैं। ओके, जैसे कि सपोज करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप जो होती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स होती हैं, उनके लिए समझ लीजिए वायलेंस क्या होती हैं? वैल्यूज़ होती हैं, है ना। जबकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए काम करती हैं, पीस एंड हार्मनी के लिए काम करती हैं, उन सब के लिए नॉन वायलेंस जो है वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल्स के लिए भी पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सन टू पर्सन क्या होता है? वैल्यूज़ वेरी करता है। ओके, उसके अलावा वैल्यूज़ हमेशा डिसीजन मेकिंग में क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। वैल्यूज़ डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज करिए किसी इंसान की वैल्यूज़ में है इनजस्टिस और किसी इंसान की वैल्यूज़ में है जस्टिस। मीन्स एक का है जस्टिस करना, एक का है इनजस्टिस करना। तो जो इंसान जस्टिस को फेवर करेगा वो कभी भी किसी दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहेगा। जब भी वो डिसीजन लेगा तो वो जस्टिसिएबल डिसीजन लेगा। ओके, जबकि दूसरा व्यक्ति जो इनजस्टिस को, जो जिसके अंदर की वैल्यूज इनजस्टिस है, वो जस्टिस को जल्दी फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिसीजन मेकिंग को भी क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ के क्लासिफिकेशंस में इसमें दो तरह की वैल्यूज़ बेसिकली क्लासिफाइड की गई हैं। एक है इंट्रिंसिक वैल्यूज़, एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये अपने आप में एंड होती हैं। जैसे एक होता है मीन्स, एक होता है एंड। सपोज करिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये आपका एंड पॉइंट है। इसके बीच में यहाँ तक जाने के लिए आप कौन से माध्यम का, कौन से साधन का यूज़ करते हैं, वो समझ लीजिए आपके लिए मीन्स है। ओके, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती हैं ये अपने आप में एंड वैल्यूज़ होती हैं, है ना। ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये अपने आप में एंड वैल्यूज़ होती हैं, ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं। ये वास्तव में दे आर गुड नॉट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ये अपने परिणाम की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, बल्कि ये वास्तव में अच्छी होती हैं। बट बिकॉज दे आर गुड, ये वास्तव में अच्छी होती हैं। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के एग्जाम्पल में करेज हो गया, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, है ना। ये सब सारी चीज़ें, कंपैशन हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये सब इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो ये अपने आप में एक एंड वैल्यूज़ होती हैं। ये वास्तव में अच्छी होती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस बट आल्सो दे आर गुड इन नेचर। ओके, उसके अलावा देखिए इंट्रिंसिक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हमेशा जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं उनसे हायर रेटिंग की दी जाती है इनको, कि इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी जो रेटिंग होती है उनको ज़्यादा हायर दी जाती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ को उससे लोअर दी जाती है। ओके, दूसरा देखिए आप एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। एक्सट्रिंसिक जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं? ये किसी दूसरी वैल्यूज़ के लिए मीन्स होती हैं। जैसे सपोज करिए एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो
ये सपोज करिए एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या करेंगी, इसके साथ मिलकर इस वैल्यूज़ को हेल्प करती हैं, है ना। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होती हैं, बल्कि जब ये किसी दूसरी वैल्यूज़ के साथ जुड़ती हैं या मिलती हैं तब इन वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल में हो गया वेल्थ, फेम, फिटनेस एटसेट्रा, है ना। ये सब क्या है, ये सब एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं, इनको इंट्रिंसिक वैल्यूज़ से लोअर रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एक वैल्यूज़ होती हैं टर्मिनल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ भी एंड वैल्यूज़ होती हैं। इसमें आप समझिए कि ये किसी इंसान का जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है उसको डिटरमाइन करती हैं। जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं वो किसी इंडिविजुअल के लाइफ के ऑब्जेक्टिव को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। जैसे कि एग्जांपल कैवल्य महावीर स्वामी के लिए जो कैवल्य प्राप्त करना, कैवल्य को गेन करना, यही समझिए महावीर स्वामी के ज़िंदगी का मेन उद्देश्य था, ज़िंदगी का पर्पस था। तो उनके लिए टर्मिनल वैल्यूज़ कौन सी हुई, कैवल्य हुई। ओके, उसके अलावा निर्वाण, गौतम बुद्ध के लिए कौन सी वैल्यूज़ थी, निर्वाण समझिए गौतम बुद्ध के लिए टर्मिनल वैल्यूज़ थी। इसी तरह गांधी जी के लिए टर्मिनल वैल्यूज़ क्या थी, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, है ना। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ये टर्मिनल वैल्यूज़ थी गांधी जी के लिए। ओके, तो इसी बोलते हैं टर्मिनल वैल्यूज़, मींस जो कि लाइफ के ऑब्जेक्टिव को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं, उन्हें बोला जाता है टर्मिनल वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ जो होती हैं, दे आर मीन्स टू रीच टर्मिनल वैल्यूज़। मीन्स इसका मतलब ये होता है, सपोज करिए ये टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, ये ज़िंदगी के एंड पॉइंट हैं, मतलब एंड वैल्यूज़ हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन वैल्यूज़ का सहारा लिया जाएगा, जिन वैल्यूज़ की हेल्प ली जाएगी, वो समझिए उसका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होगा। जैसे सपोज करिए महात्मा गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंस प्राप्त करना उनका क्या था, मान लीजिए एंड पॉइंट था या एंड वैल्यूज थी, ठीक है। एंड वैल्यूज इनका था, क्या था, इंडिपेंडेंस प्राप्त करना। उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज़ का सहारा लिया, नॉन वायलेंस का सहारा लिया, CDM मूवमेंट का सहारा लिया, सत्याग्रह का सहारा लिया, है ना। सत्याग्रह हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, ये सब चीज़ें गांधी जी ने क्या किया था, फॉलो किया था। कहाँ तक, इस इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए, इस इंड वैल्यू तक पहुँचने के लिए। इसलिए इनके लिए जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हुई, है ना, वो कौन सी हुई, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सब इनके लिए कौन सी वैल्यूज़ हो जाएंगी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। किस रेफरेंस में, जब आप इंडिपेंडेंस के रेफरेंस में, जब गांधी जी का एंड पॉइंट इंडिपेंडेंस होगा तो सेम समय पे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ये सब क्या बन जाएंगे, इनके लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी महत्ता क्या होती है, उसको हम इसमें देखेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कि सपोज करिए कि आपकी वैल्यूज़ कुछ हैं, आप सपोज करिए आप जो है वो रॉन्ग चीज़ों को फॉलो नहीं कर, रॉन्ग चीज़ों के को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका डिसीजन मेकिंग जो होगा वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखकर होगा, है ना। आप जस्टिस को वरीयता देते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग हमेशा जस्टिस के फेवर में रहेगा। ओके, उसके अलावा तो कह सकते हैं कि आप जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। इसके अलावा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का जो है ये अनुभूति कराता है। आपको सेटिस्फैक्शन होगा जब आप क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ के फेवर में आप डिसीजंस लेंगे या आप अपने वैल्यूज़ को जो है प्रायोरिटाइज रखेंगे, तो आपको क्या होगा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट है गाइड्स इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके अलावा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है, कौन, वैल्यूज़। ओके, दूसरा देखिए आप, दूसरा वैल्यूज़ का सोसाइटल लेवल पर क्या इंपॉर्टेंस है, ये सोसाइटी में यूनिटी, हार्मनी, ट्रस्ट, है ना, सोशल कोहेसिवनेस, ये सब मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, जिससे कि समाज में सोशल फैब्रिक जो हो मेंटेन रहे, सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, है ना, लोग मिलजुल कर रहें। इसमें भी वैल्यूज़ क्या करता है, वैल्यूज़ हेल्प करता है कि इंडिविजुअल नॉन वायलेंट नहीं होगा, है ना, इंडिविजुअल हर दूसरे का रिस्पेक्ट करेगा, इंडिविजुअल जो है किसी से हेट नहीं करेगा। इन सब तरह की वैल्यूज़ जब इंसान के अंदर होंगी तो सोसाइटी में क्या होगी, हार्मनी मेंटेन रहेगी, सोसाइटी में ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, सोसाइटी में कोहेसिवनेस मेंटेन रहेगी, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है, जो सच्चाई है कि ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होती हैं वो बचपन में ही जनरेट होती हैं, वो बचपन में ही डेवलप हो जाती हैं बच्चों में, है ना। ज़्यादातर वैल्यूज़ जो होती हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है, चाइल्डहुड में ही हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा टारगेट ये होना चाहिए, एम ये होना चाहिए कि गुड वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर इनकलकेट करवाई जाएँ,
जिससे कि उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ जाएँ, और जब अच्छी वैल्यूज़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है वही चीज़ें उनके बिहेवियर में, वही चीज़ें उनकी एटीट्यूड बनेगा और वही चलकर उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो कैसे आप बच्चों में हाउ गुड वैल्यूज़ कैन बी इनकलकेटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में आप अच्छी वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला ये है कि आप बेड टाइम स्टोरीज, जो कि पहले के समय पे बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता था, अब तो मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आ गया है। पहले जो है बेड टाइम स्टोरीज का सहारा लिया जाता था, जिसमें क्या होते थे, जो फैमिलीज़ के जो पेरेंट्स होते थे, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, बच्चों को स्टोरी सुनाया करते थे सोते समय। तो जैसे उनको साहस का, ऑनेस्टी का, जस्टिस का, जैसे राजा और रानी की स्टोरी सुनाते थे, उसमें दिखाते थे कि एक राजा ने इसके साथ जस्टिस किया, या दिखाते थे कि उसने इसके साथ कंपैशन दिखाया, दया दिखाई, ये ऑनेस्टी का दिखाते, मतलब स्टोरीज बताते थे उसको, है ना, बच्चों को। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उनके अंदर ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जस्टिस, कंपैशन, ऐसी जैसी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए उनको सुनाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, और क्या कर सकते हैं आप बच्चों में चाइल्डहुड में ही अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन आप मीडिया करिए, है ना। जो भी मीडिया के जो भी फॉर्म है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या इंटरनेट हो, इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके के लेख पढ़ने को दिए जाएँ, पढ़ाए जाएँ, दिखाए जाएँ टीवीज़ वगैरह पे, है ना। मोबाइल वगैरह पे जो है बच्चों को अच्छी स्टोरीज दिखाई जाएँ, ब्रेवरी वाले, क्रेज़ के, नेशनलिज्म के, पैट्रियटिज्म के, है ना। इन सब तरह की स्टोरीज उनको दिखाई जाएँ, इस तरह की उनको फिल्में दिखाई जाएँ। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उनमें एक अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में हेल्पफुल होंगी। तो कह सकते हैं आप मीडिया का नेगेटिव जो रोल है वो बहुत ही वो बहुत ही कह सकते हैं आप डिवास्टेटिंग है। तो बेहतर ये है कि आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। नेक्स्ट है इसमें देखिए ग्रांड पेरेंटिंग। ग्रांड पेरेंटिंग में जैसे कि क्या होता है कि पेरेंट्स भी रहें साथ में, है ना, पेरेंट्स भी रहें, उसके अलावा दादा दादी भी साथ में रहें। हर कोई जब साथ में रहेगा तो ग्रैंड पेरेंटिंग में ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये लोग इनके अंदर इक्वलिटी, केयरिंग, अफेक्शन, लव, सिंपैथी जैसे जो वैल्यूज़ होती हैं इन सबको इनकलकेट कराने में हेल्पफुल हो सकते हैं। चाहे वो तमाम तरह की जो है बातचीत के दौरान, चाहे तमाम तरह की एक्टिविटी करवाकर, इन सब के माध्यम से बच्चों में सिंपैथी, लव, अफेक्शन, है ना, इक्वलिटी, ये सब केयरिंग, इन सब तरह की वैल्यूज़ बच्चों के अंदर इनकलकेट करवाई जा सकती हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं कि अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन भी करते हैं बच्चे। ये सपोज़ करिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी काम को करने से मना करते हैं। सपोज़ करिए पेरेंट्स जो है क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोज़ करिए बच्चे को टीवी देखने से बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स खुद बैठकर टीवी देख रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, अनकॉन्शियसली उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि पेरेंट्स भाई वही चीज़ तो खुद कर रहे हैं, टीवी वो खुद बैठकर देख रहे हैं और हमें टीवी देखने से मना कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर इस वैल्यूज़ का इनकलकेशन नहीं होगा। बच्चे इस चीज़ों को अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे और वही चीज़ फॉलो करने का प्रयास करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, उसको पेरेंट्स बच्चों के देख रेख में ना करें। ओके, नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स। बच्चों का जो पीयर ग्रुप्स होता है उसमें पेरेंट्स अपना रोल निभा सकते हैं कि ये ध्यान रखें कि जो उनके फ्रेंड्स बन रही, जो फ्रेंड सर्किल हो रही है बच्चों के, उसमें कौन कौन से बच्चे हैं, किन तरह की वैल्यूज़ हैं उनकी, है ना, और किस तरह के उनके जो है नेचर है, क्या है, इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जिससे कि बच्चों में एक बेहतर वैल्यूज़ का इनकलकेशन हो सके। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हों, चाहे वो स्कूल टीचर हों, है ना, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, ये सभी बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो गया, प्रोग्रेसिवनेस हो गया, है ना, और नेशनलिज्म हो गया, पैट्रियटिज्म हो गया, इन सब तरह की वैल्यूज़ को टीचर बच्चों के अंदर इनकलकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रोल जो है निभा सकते हैं। और ये सब चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए और इस सिस्टम के माध्यम से ही बच्चों में इस तरह की वैल्यूज़ को बेहतर तरीके से इनकलकेट करवाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, फैमिली सोसाइटी एज ए सोर्स ऑफ वैल्यूज़। ये नया टॉपिक है, फैमिली सोसाइटी एज ए सोर्स ऑफ वैल्यूज़। मीन्स वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में फैमिली एंड सोसाइटी का क्या रोल होता है, या फैमिली और सोसाइटी से वैल्यूज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि चाहे वो फैमिली हो चाहे सोसाइटी में हो, इसमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। ओके, सपोज करिए डिसीजन मेकिंग दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, दूसरा अथॉरिटेरियन हो सकता है। डिसीजन मेकिंग से तात्पर्य ये है कि सपोज करिए कि
कि घर परिवार में बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है या बच्चा ये देख रहा है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो घर का कोई एक ही मेंबर ले रहा है केवल, है ना, जो सबसे एज में सबसे बड़े हों या सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ओके, वही एक इंडिविजुअल केवल सारे के सारे डिसीजन ले रहा है। चाहे किसी की शादी करनी हो, चाहे फिर जो है कोई नए काम करने हो, कोई नए टास्क करने हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हों डेमोक्रेटिकली हों, एटलीस्ट कम से कम घर के हर परिवार से, हर मेंबर से कम से कम उस बारे में डिस्कशन हो सकता है उसमें कोई बेहतर सुझाव दे सके, बेहतर सजेशन दे सके, है ना। तो इन सब चीज़ों से डेमोक्रेटिक होगा या अथॉरिटेरियन होगा डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक जो है बच्चा परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है ना। अथॉरिटेरियन मीन्स होता है कि एक ही इंसान जो है इसमें डिसीजन ले रहा है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि भाई इसमें जो है लगभग सारे मेंबर्स की क्या हो रही है, उसमें जो है राय मशवरा उनसे किया जा रहा है, ओके। इसके अलावा बच्चा और यहाँ से कौन सी वैल्यूज सीखेगा, जेंडर सेंसिटिविटी की। बच्चा ये ऑब्जर्व करेगा, ये देखेगा कि भाई घर परिवार में क्या है, जेंडर को लेकर क्या है, मेल फीमेल को, लड़का लड़की को लेकर, बॉयज़ या गर्ल्स को लेकर किस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये इक्वलिटी दिखाई जा रही है, बायसनेस है ना। जैसे सपोज करिए तमाम ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें क्या होता है, भाई लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। लड़कों को खाने के लिए कुछ और चीज़ें दी जाती हैं, लड़कियों को खाने के लिए कुछ और चीज़ें दी जाती हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, ये जेंडर बायसनेस दिखाता है। तो इस सब तरह की वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। इस सब तरह की वैल्यूज़ उनके अंदर इनकलकेट होंगी और वो आने वाली पीढ़ियों में भी वही वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रांसमिट होती जाएंगी, ओके। तो बेहतर यही है कि आप जेंडर न्यूट्रल रहिए, है ना। तो बच्चों में इन सब तरह की वैल्यूज़ आप जेंडर सेंसिटिविटी वाली टाइप वाली वैल्यूज़ आप बेहतर तरीके से इनकलकेट करवाइए, ओके। नेक्स्ट आप देखिए और क्या हो सकती हैं, साइंटिफिक टेम्पर या सुपरस्टिशन। भाई घर परिवार में बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना, बच्चा ऑब्जर्व करेगा कि हमारे घर परिवार में लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, मीन्स ज़्यादा पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हैं, रिलीजन को लेकर या तमाम तरह के रिचुअल्स को लेकर, है ना। कितने ज़्यादा रिजिड हैं, कितने ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हैं। या फिर उस घर में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ साइंटिफिक बातों का भी भरोसा करते हैं, रीजनिंग पे भरोसा करते हैं, भाई तर्कशीलता है उनके अंदर, सोचने समझने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि सुपरस्टिशंस पे भी लोग विश्वास करते हैं कि जो भी चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं उन चीज़ को मान के बैठे हैं वो, है ना। तो इन सब तरह की वैल्यूज़ को भी बच्चा परिवार से, समाज से सीखता है, ओके। नेक्स्ट है कन्फॉर्मिटी और इनोवेशन। समाज में, परिवार में लोग ज़्यादातर पुरानी चली आ रही चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करना चाह रहे हैं या इनोवेशन पे भरोसा करना चाह रहे हैं, मीन्स वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं या पुरानी चीज़ों को ही, चले आ रही चीज़ों को ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह की वैल्यूज़ भी परिवार से, समाज से बच्चा सीखता है, ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसे का जो है भली भांति या अच्छी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। इसको भी काफ़ी हद तक बच्चा परिवार से सीख सकता है कि भाई जो है मान लीजिए किसी की शादी पड़ती है घर परिवार में, तो वहाँ बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है कि इस शादी में पैसे कैसे कैसे, कहाँ पे कैसे कैसे खर्च किए गए हैं, है ना। या पैसे को जो है कैसे कलेक्ट किया जाना चाहिए, या पैसे को जो है कैसे बचा के रखना चाहिए, सेविंग कैसे की जानी चाहिए, है ना, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। बच्चा इन सब तरह की जो है वैल्यूज़ को भी परिवार से ही सीखता है। नेक्स्ट है मीन्स एंड एंड्स। बच्चा ये भी ऑब्जर्व कर सकता है कि परिवार वाले या घर वाले या समाज वाले मीन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर एंड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मीन्स एंड एंड्स मतलब होता है, एंड्स मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, और मीन्स मतलब होता है उस चीज़ को पाने का साधन, है ना। ये सपोज करिए कि आप ये चाहते हैं कि हमें करोड़पति बनना है, ठीक है, क्या बनना है, करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना है तो ये आपका एंड है, समझिए, ये आप करना चाह रहे हैं। लेकिन मीन्स मतलब ये नहीं कि आप चोरी करके जो है 1 करोड़ रुपये कमा लीजिए, आप मेहनत करके कमाइए। मीन्स आपका जो मीन्स हो वो बेहतर है। कमा तो आप चोरी करके भी 1 करोड़ रुपये लेंगे, आप मेहनत से भी 1 करोड़ रुपये कमा लेंगे, लेकिन जब आप मेहनत करके कमाएंगे 1 करोड़ रुपये तो वो वैल्यू जब बच्चा सीखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। चोरी करके आप एक बार कमा लेंगे, बार बार तो नहीं कमा पाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है रिवार्ड और पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिवार्ड और पनिशमेंट, ओके। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है ऑब्जर्व करेगा कि घर परिवार में जब कोई ऐसा जब कोई जो है गलती होती है ना, या कोई जो है सक्सेसफुल होता है तो उसमें इसको रिवार्ड मिलता है या कब पनिशमेंट मिलता है। इन सब तरह की वैल्यूज़ जो है वो भी घर परिवार और समाज से सीखता है। इसके अलावा घर परिवार वाले ज़्यादा मेटलिस्टिक लाइफ जीते हैं या फिर स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ ज़्यादा जीते हैं।
तो मेटलिस्टिक लाइफ से तात्पर्य ये है कि भाई खाने पीने, ऐशो आराम, घर परिवार और उसके अलावा वेल्दी लाइफ को जीना ज़्यादा फोकस करते हैं घर परिवार वाले, या फिर ज़्यादातर वो जो है मोरल्स पे, इथिक्स पे, है ना, इन सब के डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या मेटलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इन सब तरह की वैल्यूज़ बच्चा घर परिवार से ही सीखता है ना। उसके अलावा प्राइमरी सोशलाइजेशन जो घर परिवार होता है या समाज होता है, वो बच्चों के सोशलाइजेशन का सबसे कह सकते हैं प्राइमरी लेवल होता है। बच्चे का सोशलाइजेशन या सामाजिकरण सबसे पहले परिवार लेवल पर ही होता है। इसलिए फैमिली को स्टूडेंट्स का या बच्चों का क्या माना जाता है, प्राथमिक मंदिर माना जाता है। ओके, परिवार को क्या माना जाता है, प्राथमिक मंदिर माना जाता है, या प्राथमिक स्कूल जो है फैमिली को ही माना जाता है। ओके, प्राइमरी स्कूल किसको माना जाता है, परिवार को ही माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा समाज से सोशल कोहेसिवनेस, सोशल हार्मनी, यूनिटी, कोहेसिवनेस, है ना, इन सब तरह की वैल्यूज़, सोशल जस्टिस, इन सब तरह की वैल्यूज़ बच्चों में समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से इन सब तरह की वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट इसमें है, जैसे हमने पहले देख लिया इसमें कि रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली, है ना, इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इसमें देख लीजिए आप, एजुकेशन एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज़। कौन सा है, एजुकेशन एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज़। देखिए एजुकेशन दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स क्या होता है, ऐसी एजुकेशन जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो आप सीखते हैं उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब ये होता है जिसे आप पीयर ग्रुप से, है ना, जिसे आप पीयर ग्रुप से, फैमिली से, है ना, इन सब जगहों से सीखते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन होता है उसे फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जिसमें जो है पीयर ग्रुप्स, फैमिली, इन सब जगहों से जो सीखते हैं आप उसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन करता क्या क्या है, सबसे पहली बात तो एजुकेशन के माध्यम से ही वैल्यूज़ प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। मींस इस जनरेशन में जो भी वैल्यूज़ आप इनकलकेट करेंगे, बच्चा जो भी वैल्यूज़ को सीखेगा फिर बड़ा होगा, वो आने वाली जनरेशन्स में वही वैल्यूज़ ट्रांसमिट करेगा, वही वैल्यूज़ प्रिजर्व करेगा, उसके अलावा वही वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करेगा। ओके, इसके अलावा क्या करेगा, वो हेल्प करता है, एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन और हेल्प करता है क्रिएटिंग न्यू वैल्यूज़ को क्रिएट करने में भी एजुकेशन हेल्प करता है। जैसे कि साइंटिफिक वैल्यूज़, तमाम ऐसी वैल्यूज़ साइंटिफिक क्षेत्र में होती हैं जो नए नए सिरे से जनरेट होती रहती हैं, तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, जैसे कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन आया, है ना, इन सब तरह की वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट करने में या इनको क्रिएट करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा देखिए एजुकेशन डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, इनकलकेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब डिसिप्लिन रहेगा तो जाहिर सी बात है जो यूथ होगा, जो बच्चा होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो चैनलाइज हो सकेगी, है ना। तो डिसिप्लिन को इनकलकेट करने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों में कम्युनिटेरियन की जो फीलिंग होती है उसको जनरेट की जा सकती है, उसके अंदर इस तरह की वैल्यूज़ को इनकलकेट कराया जा सकता है, जिससे कि वो क्या कर सके, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सके। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि, और उसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उन सबके प्रति जो है बच्चे का रिस्पेक्ट मेंटेन हो सके, वो उनके प्रति एम्पैथिक हो सके, सिंपैथिक हो सके, है ना, कम्युनिटेरियनिज्म वाली फीलिंग उसके अंदर जनरेट हो सके। ये सब तरह की वैल्यूज़ को क्रिएट करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, इसके अलावा वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होगा कब, जब उसके अंदर बेहतर एजुकेशन होगा, वेल एजुकेटेड होगा वो, है ना, वेल TQP होगा, टोटल क्वालिटी पर्सन होगा वो, तब जाकर वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। ओके, उसके अलावा एजुकेशन ही हेल्प करता है बच्चों में एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन में। हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे एटीट्यूड्स के बारे में। तो बच्चों के एटीट्यूड्स फॉर्मेशन में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना, और वही एटीट्यूड्स आगे चलकर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, इसके अलावा एजुकेशन हेल्प करता है तमाम तरह की वैल्यूज़ को क्रिएट करने में, बच्चों में इनकलकेट करने में, जैसे नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, है ना, ये सब चीज़ों के, लव, अफेक्शन, है ना, सिंपैथी, इन सब तरह की वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में या क्रिएट करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो हमने देख लिया आज की क्लासेस में ये सब चीज़ें, फैमिली का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, इसके अलावा एजुकेशन का रोल क्या है ना। इसके बाद आगे क्लासेस में हम ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हो गए उनकी कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ थी, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, है ना। उसके अलावा वैल्यूज़, इथिक्स और मोरलिटी में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तीनों में एक साथ देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।